किसी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स 2 होते हैं तो उन्हीं को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही आसान सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो है प्रोबेबिलिटी, चांसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना प्रोबेबिलिटी है आप लोगों के इस चैप्टर को समझ लेने का। तो भाई मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सस्ते से बॉनी से। बॉनी क्या है? 1 रुपए का बॉनी है भाई। इस 1 रुपए में ऑब्वियसली इस 1 रुपए के सिक्के से हम लोग इस चैप्टर को समझ सकते हैं, इस चैप्टर के बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? किसी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अगर हमें किसी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन करता हूं कि वो फॉर्मूला का क्या मतलब है। ओके, जैसे कि अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? ये इवेंट अभी आप लोगों को बताया जाएगा, किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये सब कुछ आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं नंबर, ऊपर लिखते हैं भाई न्यूमरेटर में लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। अभी ये फेवरेबल इवेंट क्या होता है ये भी बता दिया जाएगा। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होता है सर? जी सर, तो ये सब कुछ आप लोगों को अभी इस वीडियो में बता दिया जाएगा विद इन सम मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले को समझना है तो आपको इस सिक्के की मदद चाहिए भाई। ओके, इस कॉइन में हमें पता है कॉइन में हमेशा 2 साइड्स होते हैं जिसको नॉर्मली एक हेड और एक टेल कहते हैं। ठीक, तो भाई हेड कितने होते हैं? एक ही सिक्के में एक साइड हेड होता है और दूसरे साइड टेल होता है, राइट। ओके, तो ये वाला हेड, इसके पीछे वाला टेल, राइट। एक कॉइन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स 2 होते हैं तो उन्हीं को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपने कॉइन टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने के क्या चांस है, हेड आने के क्या चांस है, कितना % चांस है, या फ्रैक्शन में पूछा, डेसिमल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो इसका मतलब आपको देखना है कि हेड इस कॉइन में कितनी दफा है। आप कहोगे सर अभी आपने बोला एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है, तो जाहिर सी बात है एक ही हेड है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रिक भी किया जा सकता है जहां शोले का कॉइन इस्तेमाल किया जा सकता है। शोले मूवी जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि वहां पे एक कॉइन को यूज किया जाता था टॉस के लिए जिसमें दोनों ही साइड हेड होते थे। ठीक है, तो उस कॉइन के बारे में भी अभी बात करेंगे हम। फिलहाल पहले अपने नॉर्मल कॉइन के बारे में बात कर ले भाई। इस कॉइन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स 2 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स उसी को कहते हैं। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है, वो फेवरेबल इवेंट उसे ही कहते हैं जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। अगर आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फिलहाल तो पहले इसको लिखते कैसे हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये रहा P ब्रैकेट H। ठीक, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे इवेंट उसे कहेंगे जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो इसका मतलब यह है जो हेड है वो आपका इवेंट है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आप देखोगे नंबर ऑफ हेड इस कॉइन में कितने हैं। अब हमें पता है अगर कॉइन नॉर्मल है तो एक हेड होगा और एक टेल होगा। ठीक, तो भाई इसमें हेड कितने होंगे? इसमें हेड होगा सिर्फ एक, और टेल कितना होगा? तो टेल होगा सिर्फ एक, और टोटल नंबर ऑफ साइड्स 2 होते हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर निकालना है तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और हमें पता है इस कॉइन में 2 साइड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे 2, और हेड कितना है? तो हेड तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा 1/2, जिसे आप डेसिमल में लिखना चाहो तो 0.5, और अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 50%। अब रही बात कि सर डेसिमल में लिखे आंसर या परसेंटेज में लिखे, आपकी मर्जी है। वैसे जनरली डेसिमल में ही लिखते हैं,
ठीक, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर निकाले सर, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? तो आप देखोगे फिर से भाई कॉइन में तो दो साइड्स होते हैं और टेल एक ही होता है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा 1/2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.5, या फिर इसको लिख सकते हो 50%। ठीक है, गुड। तो ये रहा कॉइन। ओके, इस कॉइन वाले एग्जांपल से हम लोग कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं। ओके, तो कंक्लूजन ये है भाई, कंक्लूजन ये है कि जब हम सारे कंपोनेंट्स को, जैसे हेड, टेल, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्री, इनको कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, जैसे कि कॉइन में सिर्फ दो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, एक होगा हेड, एक होगा टेल। अगर हम डाइस की बात करें, तो यहां एलिमेंट्री इवेंट्स कितने होंगे? 6 होंगे। एक होगा 1 का, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो भाई यहां पे 6 एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, अब अगर हम कार्ड्स की बात कर लें, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। लेकिन ये 52 कार्ड्स डिवाइडेड होते हैं 4 टाइप्स के। ये 52 कार्ड्स जो है ना, ये डिवाइडेड होते हैं 4 टाइप्स में, ठीक है, जहां 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल पहले हम लोग अपने कॉइन के बारे में बात कर ले। कॉइन में 2 ही एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ठीक। एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें, पहले हम कॉइन के एलिमेंट्री इवेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर डाइस वाले को भी बात कर लेंगे, फिर डिटेल में कार्ड वाले के पे भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी कॉइन वाले को एकदम ढंग से कर लेते हैं। भाई कॉइन वाले में हमें पता है एलिमेंट्री इवेंट्स एक हेड होता है, एक टेल होता है, राइट, और तो कुछ नहीं होता है। तो यहां पे सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को ऐड करने पे आंसर 1 आना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आना चाहिए 1। तो देखो 1/2 + 1/2 या 0.5 + 0.5 या 50% + 50%, है ना। तो हर केस में आप देखो यहाँ पे 1/2 + 1/2 है ना, तो भाई 1/2 + 1/2 ऑब्वियसली 1 आएगा, 0.5 + 0.5 ऑब्वियसली 1 आएगा, 50% + 50% ऑब्वियसली 100% आएगा, ठीक है। तो 100% कह लो या डेसिमल में आप 1 कह लो, है ना, फ्रैक्शन में आप 1 कह लो, वो एक ही चीज है। ओके, तो यहां पर सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है भाई? सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितना होता है? सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स होता है 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में कई दफा काम आएगा। तो सारे इवेंट्स, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, सबको ऐड करके 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर आप अगले स्लाइड में आप देखो, ये रहा डाइस, ठीक है। अब हम लोग डाइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पिछले स्लाइड में हम लोगों ने सबसे पहले तो फॉर्मूला निकाला प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, ठीक। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, और ये सीखा कि भाई सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितना होता है? 1 होता है। अब बढ़ते हैं अगले डाइस वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो भाई डाइस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं 6। अच्छा जी, अगर 6 इवेंट्स हैं, ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी का प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो 1 कितनी दफा अकर कर रहा है? 1 दफा। 2 कितनी दफा अकर करता है? 1 दफा। 3 भी 1 दफा, 4 भी 1 दफा, 5 भी 1 दफा और 6 भी 1 दफा, ठीक। अब यहां पे अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? आपने एक मस्त सा एकदम डाइस रोल किया और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाए? तो भाई 1 आने के चांस देखो, डेनोमिनेटर में क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं भाई? डाइस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होता है भाई? डाइस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो आपको मालूम है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होता है डाइस में? वो होता है 6। कितने इवेंट्स है भाई डाइस में टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे जब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख दोगे 6, क्योंकि 6 आउटकम्स है, और फिर देखोगे कि 1 कितनी दफा लिखा है इस डाइस पे। भाई डाइस पे 1 तो सिर्फ एक ही दफा लिखा है, तो ऊपर 1 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालोगे, फिर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, और 2 कितनी दफा लिखा है, तो एक दफा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालोगे भाई, वो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालोगे, वो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालोगे, वो भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालोगे, वो भी 1/6। अब रही बात, सर आपने कहा था सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 1 होता है, तो क्या यहां पे भी सारे इवेंट्स को ऐड करके 1 आएगा? जी हाँ, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। तो अगर हम सबके इवेंट को ऐड कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, सबको जोड़कर कितना आएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। जब आप ऐड करोगे तो 6/6 1 आ जाएगा। तो हाँ, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया भाई। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये कंफर्म हो गया कि हाँ सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को जोड़कर कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक, अब एक काम करते हैं ना, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि चलो अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रोबेबिलिटी है जब हम एक डाइस रोल करते हैं, जब एक डाइस रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आ जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा? भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा? तो सबसे पहले चेक करेंगे। वैसे सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। भाई तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल इवन नंबर्स, नंबर ऑफ इवन नंबर्स। देखेंगे कि इवन नंबर्स कितने हैं, और फिर देखेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं। भाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो पता चला कि भैया नंबर ऑफ इवन नंबर्स, देखना जरा इसमें इवन कितने हैं। भाई पहला है इवन, ये रहा 2, ये रहा 4 और ये रहा 6। यही तो 3 इवन है जो 2 से डिविजिबल हो, वो इवन। ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6। ये 3 है जो इवन नंबर्स है, बाकी के ऑड है, जाहिर सी बात है। तो भाई यहाँ पे पता चला कि नंबर ऑफ इवन कितने हैं? 3 है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो 6 है। तो लो आ गया 3/6। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक, ओके। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन, आपने एक डाइस रोल किया और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर ना हो। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑड का नहीं पूछा जा रहा है, हालांकि आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है इसीलिए, और फिर इस कंक्लूजन को हम लोग हर जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और फिर पूछा जा रहा है नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, तो भाई इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब चेक कीजिए नॉट इवन में देखो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो भाई नॉट इवन में भी 3 है और टोटल 6 है, तो 1/2 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नॉट इवन, यहाँ पे इवेंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें जवाब मिलता है 1। भाई ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आने वाला है। ठीक है, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को ऐड करके 1 आएगा, जो कि हम लोगों ने किया था अभी पिछले वाले स्लाइड में। ठीक, और किसी इवेंट के होने का और उसी सेम ही इवेंट के ना होने का प्रोबेबिलिटी भी 1 होता है। चलो एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, फिर इस छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझाते हैं। जैसे कि
जैसे कि मान लो एक छोटा सा बकेट है भाई, मान लो एक छोटा सा बकेट है। ओके मान लिया ये एक छोटा सा बकेट है, ठीक। अभी तो ये बॉक्स लग रहा है, चलो इसको बकेट बना देते हैं। और इस बकेट में क्या है ना, इस बकेट में मान लो बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं सॉरी। ओके कितने बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो चलो एक 10 कर दिया, ठीक। अब इसमें बहुत सारे बॉल्स हैं, ठीक। इसमें कुछ बॉल्स हैं रेड, चलो इसमें आर लिख देते हैं भाई, रेड लिख दिया। कुछ ब्लैक है और कुछ वाइट है। ओके तो यहाँ पे कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, कुछ वाइट बॉल्स हैं एंड कुछ रेड बॉल्स हैं। ओके तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे आपके आंखों पे पट्टी बांध दिया गया और रैंडमली कहा गया कि भाई एक बॉल इससे पिक करो, और फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक भाई, रेड बॉल कितने हैं इस बकेट में, चेक कीजिए जरा, 1 2 3 4, 4 है, तो न्यूमरेटर में आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछा जाए उसको फेवरेबल इवेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बोला गया, तो रेड बॉल हमारा फेवरेबल इवेंट है, तो हम चेक करेंगे कि भाई रेड बॉल्स कितने हैं, 4 है तो 4 लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो भाई कितने हैं, 4 और 6 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 10 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ गया 2/5। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड, तो इसको लिखते हैं आर डैश, ठीक, आर डैश, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 2/5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड। तो चलो आप देखोगे कि भैया इसमें कितने बॉल्स ऐसे हैं जो रेड नहीं है, कोई भी दूसरा कलर हो रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेड है 4, तो बाकी 6 जो है नॉट रेड में आएंगे, तो आप लिखोगे ऊपर 6 और नीचे लिखोगे 10, क्योंकि ये 6 नॉट रेड है और टोटल 10 है। तो कितना आ जाएगा जवाब भाई, ये आ जाएगा 3/5, ठीक। अब आप देख रहे हो कि भाई रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो 2/5 और 3/5, तो आपको पता है कि 5/5 आएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 1। इसीलिए मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड कितना होगा, 1 होगा, राइट। कितना होगा भाई, 1 होगा। अब ये चीज़, इसी चीज़ को जनरलाइज करके इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने का और उसी इवेंट के ना होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्री इवेंट्स कर लिया, और बाय द वे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट है भाई, ये जो ई नॉट है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट, ठीक। किसका कॉम्प्लीमेंट, ई का। ये जो ई डैश है, ये ई डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ई, ठीक है। तो भाई ई डैश बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, और ये ई बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई डैश, क्योंकि दोनों मिलकर 1 हो रहा है, ठीक है। ओके तो यहां पर हम लोगों ने एलिमेंट्री इवेंट्स पढ़ लिए, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पढ़ लिए। ओके अब रही बात कि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये रहा बकेट, और इस बकेट में अगर चलो यही सेम एग्जाम्पल ले लें, ठीक है भाई, एक बकेट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। ओके एक बकेट ले लिया, इस बकेट में इस बार हम क्या करते हैं, इस बार भाई इस बकेट में ना सारे के सारे रेड बॉल्स, सारे के सारे चलो ग्रीन बॉल्स डाल देते हैं, सारे के सारे कौन से बॉल्स डाल दिए हम लोगों ने, इस बार सारे के सारे ग्रीन बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे ग्रीन बॉल डाल दिए, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आंख बंद करके एक बॉल निकालो, ठीक, और फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, भाई इसमें इस बकेट में रेड है ही नहीं। जब रेड है ही नहीं तो रेड आने का चांस तो 0 है। तो आप बोलोगे सर रेड बॉल तो है ही नहीं, सारे तो सारे ग्रीन है, तो रेड 0 और टोटल 10, 0/10 0।
और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो भाई आंख बंद करके निकालो, ग्रीन ही निकलेगा क्योंकि बकेट में है ही ग्रीन बॉल्स। तो आप कहोगे सर सारे के सारे ग्रीन हैं इसीलिए ऊपर 10 और टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 है इसीलिए 1। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उस इवेंट को, भाई यहां पे रेड बॉल निकालने का जो है चांस वो 0 है, ठीक। तो ये जो रेड बॉल है इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इस इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। भाई आप ऐसे बकेट में जिसमें सारे ग्रीन बॉल रखे हैं उससे रेड बॉल निकाल नहीं पाओगे, और क्योंकि नहीं निकाल पाओगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि निकाल ही नहीं पाओगे इसीलिए रेड बॉल की इवेंट को कह देंगे यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसको कहते हैं सर्टेन इवेंट, उसको कहते हैं सर्टेन इवेंट। क्योंकि भैया अगर आप ग्रीन बकेट एक बकेट में जिसमें सारे ग्रीन बॉल है उससे बॉल निकालोगे तो वो 100% ग्रीन होगा, इसीलिए कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसको कहते हैं सर्टेन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब ऐसा है एक चीज रह रहा है और वो है कि प्रोबेबिलिटी क्या हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है या 0% से 100% के बीच में होता है? फिर ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं आई एम 200% श्योर, भैया वो ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक। देखो ऐसा है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% या 0 इनके बीच में ही होता है, ठीक है। 0 से लेकर 100% तक ही होता है या 0 से लेकर 1 तक होता है। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं, अगर हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो भाई जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 या 0 के बराबर होगा या फिर 100 या 100 से कम होगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज मोर देन और इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू का भी साइन लगाया गया है ना, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू, ये लेस देन या इक्वल्स टू 1। अब परसेंट में बात कर रहे हैं तो 100, ठीक। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो तो वो 0 से 100 तक में ही आएगा, 0 से कम नेगेटिव नहीं हो सकता, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो भाई पहला तो ऐसा है, परसेंट के फॉर्म में तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है, या तो वो 0 होगा मिनिमम या फिर 100 होगा मैक्सिमम, ठीक। इससे नेगेटिव नहीं जा सकता, इससे 100 से पार नहीं कर सकता, ओके। उसके बाद या फिर अगर हम इसे डेसिमल में लिखें, भाई तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाता है मोर देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम डेसिमल में लिख रहे हैं तो मोर देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज में लिख रहे हैं तो फिर मोर देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 100%। अच्छा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बाय द वे ये जो कार्ड वाले क्वेश्चंस है ना, इन कार्ड वाले क्वेश्चंस को हम लोग पर्टिकुलर अपने क्वेश्चंस में कायदे से एकदम ढंग से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डाइस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर बॉल्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कॉइन्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है भाई, हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं, कुछ मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं।